आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। जैसे लास्ट हमने खत्म किया था वो हमने डिस्कस किया था पूरा का पूरा बीयर-लैम्बर्ट लॉ डिस्कशन किया था, और वहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि यूवी स्पेक्ट्रा है वो हम कैसे प्लॉट करते हैं, ग्राफ है वो हम लैम्डा वर्सेस एप्सिलॉन के का हम ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं इस चीज से कि जो यूवी बैंड है वो इतना ब्रॉड बैंड किस कारण आता है। जैसे यूवी का जो स्पेक्ट्रा है, यूवी बैंड है वो हमें इस टाइप से बैंड मिलता है, इतना ब्रॉड बैंड है वो क्यों मिलता है। तो इसके हम दो तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है जहां से हम फिजिकल स्पेक्ट्रा देखते हैं उसके अकॉर्डिंग कि जो एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल होता है उस इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर वाइब्रेशन लेवल होते हैं, और हर एक वाइब्रेशन लेवल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, रोटेशनल लेवल होते हैं। ये चीज हमें बहुत अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर वाइब्रेशन लेवल होते हैं और हर एक वाइब्रेशन लेवल के अंदर रोटेशनल लेवल होते हैं। तो यदि मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रा करूं, इलेक्ट्रॉनिक लेवल बनाऊं, तो उसके साथ साथ मुझे क्या चीज बनानी पड़ेगी, वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे। इधर ये एनर्जी बना ली हमने, ये मोस्ट पोटेंशियल बनाते हैं हम, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक लेवल बना लिया और ये हमने सेकंड इलेक्ट्रॉनिक लेवल बना लिया। तो इन लेवल्स में हमें क्या करना है कि बहुत सारे वाइब्रेशन लेवल्स भी यहाँ पे होंगे। ये E1 से रिप्रेजेंट करता हूँ और ये E2 से रिप्रेजेंट यदि किया है मैंने, तो ये सेकंड वाइब्रेशन लेवल, ये थर्ड और ये इसका फोर्थ। सेम इसी टाइप से तो इस टाइप से इसके अंदर ये वाइब्रेशन लेवल बना लिए, और इन्हीं वाइब्रेशन लेवल्स के अंदर हम बहुत सारे छोटे छोटे जो रोटेशनल लेवल्स है वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ये रोटेशनल लेवल हो गए इनके, तो ये डैश से रिप्रेजेंट करते हैं इनको, अच्छा रहेगा क्योंकि मेरे पास कलर्ड मार्कर्स नहीं है। तो कलर्ड होते तो हम अलग अलग ड्रा कर लेते। तो इन्हें हम डैश जो कर्व है वो रिप्रेजेंट कर रही है रोटेशनल लेवल्स के एनर्जी लेवल, रोटेशनल लेवल को। इस तरीके से हम बहुत सारे इसके अंदर रोटेशन लेवल बना लेंगे, और सेम यहां भी क्या होगा कि बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स होंगे इनके अंदर भी। ये रोटेशनल लेवल्स है, जो डैश्ड है वो रोटेशनल लेवल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और ये वाले है फुल लाइंस है वो वाइब्रेशन लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां से क्या होगा, यदि मैं यहाँ पे इस लेवल को यदि मैं फर्स्ट लेवल बनाऊं, ये V1, ये V2, ये V3 और ये V4, और इसको मैं लिख देता हूँ डैश से, V1 डैश, V2 डैश और V3 डैश और V4 डैश। ओके, तो यहां से क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि जैसे हमें फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें पता है कि जो डेल्टा J है वो +-1 होना चाहिए, और डेल्टा V भी क्या होना चाहिए, +-1 होता है वाइब्रेशन और रोटेशनल लेवल ट्रांजिशन से। तो मान लो यहां से E1 से लेके यहाँ पे E2 के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो मान लो वो यहाँ पे है V1, V1 से वो जा सकता है V2 के अंदर। V1 से कहा जा सकता है, वो V2 के अंदर जा सकता है, और ट्रांजिशन के दौरान क्या हो सकता है, ये V2 से जा सकता है V3 के अंदर, और V3 से जा सकता है V4 डैश के अंदर, और V4 से ये जा सकता है V5 डैश के अंदर। ठीक है, तो इसी प्रकार से यदि हम रोटेशनल की ट्रांजिशन देखें यहाँ पे रोटेशनल लेवल की, तो जैसे ये ट्रांजिशन हो रही है कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल के V1 से V2 डैश में हो गई, तो यहाँ भी देखो ना इसके कितने रोटेशनल लेवल्स है, ये 1 2 3 4। तो इस तरीके से बहुत सारे ट्रांजिशन हो सकती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से यहाँ ड्रा करता हूँ
कि मान लो ये थर्ड से लेके फोर्थ में जा रहा है, ठीक है, ये थर्ड से इधर ऐसे कर लेते हैं, -1 वाला कर लेते हैं कि ये यहां से V3 से V2 के अंदर जाए, V3 से V2 के अंदर जाए, तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी कि इस रोटेशन लेवल से ये इसके अंदर चला जाए, ये पहला रोटेशन लेवल है इसका, और ये पहला और दूसरा, और यहीं से ये दूसरे से तीसरे के अंदर चला जाए। तो इस तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे, जब एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है तो उसके साथ साथ काफी क्लोजली पैक्ड वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशंस दोनों की दोनों होती है। तो यानी कि सिर्फ एक ट्रांजिशन नहीं हो रही, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ काफी सारी वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशंस होती है। तो हमें क्या मिलेगा, जैसे ये लाइंस हो गई, तो इसके साथ साथ है ना यहाँ पे क्लोजली पैक्ड बहुत सारी हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी, और इन स्पेक्ट्रल लाइंस के साथ ये क्या बनता है, एक ब्रॉड बैंड बनेगा। इस तरीके स्पेक्ट्रल लाइन को मिलाने से क्या बनता है, एक ब्रॉड बैंड बनता है। रीजन क्या है, ये होगा इसका फिजिकल तरीके से, यदि हम एक्सप्लेन करें कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर बहुत सारे वाइब्रेशन लेवल होते हैं, और वाइब्रेशन लेवल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे रोटेशनल लेवल होते हैं। यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के साथ बहुत सारी वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशंस भी होती है, जिसके कारण क्या होता है, काफी क्लोजली पैक्ड वो लाइंस आती है, और उन सभी लाइंस को मिलाने से क्या बनता है, एक ब्रॉडबैंड बनता है। और दूसरी चीज यदि हम देखें यहाँ पे, यदि हम क्वांटम फिनोमिना के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखें, तो जो डेल्टा ई डेल्टा टी होता है, ये ग्रेटर देन होता है h अपॉन लगभग ये शायद 4 पाई होता है, 4 पाई या 2 पाई की वैल्यू आती है यहाँ पे, तो ये h अपॉन 4 पाई होता है। तो यहां से जो डेल्टा h है ना, वो क्या है, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, और डेल्टा h को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा, ये फ्रीक्वेंसी होगी। तो इस चीज को यदि हम यहां से ये लिखें, तो ये हमारे पास ये चीज होगी। तो ये क्या है, डेल्टा वी जो होता है ना, ये अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी हो गया, ये क्या हो गया, अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी, और डेल्टा टी ये हो गया टाइम, ये हो गया टाइम। तो यहां से यदि हम देखें ना, तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के अंदर ये गैप है वो काफी ज्यादा होगा, यानी कि ये एनर्जी कम है और ये एनर्जी ज्यादा है, ये लो एनर्जी स्टेट होगी और ये हायर एनर्जी स्टेट होगी। जब जितनी ज्यादा हायर एनर्जी स्टेट होती है, वहां पे जो पार्टिकल होता है वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, पार्टिकल क्या होगा, उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। और अनस्टेबल होने का मतलब क्या हो गया कि जो डेल्टा टी है ना, कि एक्साइटेड स्टेट में जो रिटेंशन टाइम है, रिटेंशन टाइम इन एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट में जो रिटेंशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा, क्योंकि गैप है वो काफी ज्यादा है, तो मतलब हायर एनर्जी स्टेट में है। तो लोअर एनर्जी स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है, जितना ज्यादा ऊपर लेते जाएंगे तो वहां पे उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो वापस नीचे आएगा। तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, काफी स्मॉल होगी। और जब दो चीजों की हम अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं, यहां से यदि दो चीजों की अगर हम प्रोडक्ट करें यहां से, तो प्रोडक्ट करने से क्या चीज आना चाहिए, जब एक चीज स्मॉल जा रही है तो दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, लार्ज होगी। प्रोडक्ट में ये चीज होता है ना, कि जैसे हमें ये मतलब मान लो जैसे मैं ये लिखता हूं कि मुझे रिजल्ट चाहिए, यहां पे मान लो 12 चाहिए, एक मैंने लिख दिया 4x3 का, सब ठीक है। यदि मैं इसे यदि छोटा कर दूं, 3 को मैंने 2 कर दिया, तो एज रिजल्ट क्या होगा, 12 गेन करने के लिए मुझे 4 को क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। इसी तरीके से यदि मैंने इसको 1 कर दिया तो 6 को क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, तभी तो मेरे पास ये रिजल्ट है वो मेंटेन रहेगा। तो एक चीज यदि छोटी होती है तो दूसरी चीज ऑब्वियसली है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, लार्ज होगा।
और जो डेल्टा म्यू जो ये होता है, ये यही चीज होता है जो इसका फ्रिंज विड्थ एट हाफ मैक्सिमा देते हैं ना, जो ये विड्थ आती है, ये जो एक बैंड है, इस बैंड की विड्थ को ही हम बोलते हैं डेल्टा म्यू। ठीक है, ये तो बैंड विड्थ होता है। तो इसी तरीके से भी हम ये क्वांटम के बेस पे हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और दूसरा फिजिकल ट्रांजिशंस के बेस पे हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ब्रॉडबैंड है वो यूवी का हमें क्यों मिलता है। अब हम कुछ एक छोटे छोटे डेफिनेशंस है, टर्म्स है, वो हम देखते हैं कि क्या चीज होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम बात करते हैं क्रोमोफोर की एंड ऑक्सोक्रोम। ठीक है, जो ओल्ड डेफिनेशन होती थी क्रोमोफोर की, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो पार्ट जो कलर प्रोड्यूस करता है ना, यूवी स्पेक्ट्रा के अंदर जो कलर प्रोड्यूस करता है उसको बोलते थे क्रोमोफोर। बट जो मॉडर्न डेफिनेशन है ना, वो क्या होती है कि किसी कंपाउंड और वो मॉलिक्यूल या वो पार्ट, क्या वो मॉलिक्यूल और किसी मॉलिक्यूल का वो पार्ट विच एब्जॉर्ब्स यूवी रेडिएशंस, जो क्या करे यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, वो आपका होता है क्रोमोफोर। यानी कि क्या होता है कि जो ओल्ड डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग ये था, यदि कोई कंपाउंड है वो कलर शो कर रहा है, ठीक है, जिसके का ये कंपाउंड है वो पार्ट जिसके कारण कलर आता है, तो उसे क्रोमोफोर बोलते हैं। बट जो मॉडर्न डेफिनेशन लेटेस्ट है वो है, यानी कि कलर की बात नहीं है, यदि कोई कंपाउंड या कोई कंपाउंड का पार्ट यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो क्या होगा, आपका क्रोमोफोर कहलाता है। ठीक है, जैसे ये एल्कीन हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये एल्कीन इसके कारण है वो यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है, तो इसको हम बोलते हैं क्रोमोफोर। और ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं, ये खुद एब्जॉर्ब नहीं करते। ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम वो मॉलिक्यूल होता है विच डज नॉट एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन, जो खुद तो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता, बट इफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ क्रोमोफोर होता है, उसकी एब्जॉर्प्शन को है वो इफेक्ट करेगा, वो आपका कहलाता है ऑक्सोक्रोम। जैसे मैं यहां पे लिख दूं, जैसे बेंजीन हो गया, ठीक है, बेंजीन के साथ यदि मैं एनिलीन लगा दूं, सॉरी बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप लगा दूं, तब ये एनिलीन बन जाएगा। तो यहाँ पे जो इसकी जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो आता है इसके कारण, और इस NH2 के कारण जो इसका एब्जॉर्प्शन बैंड है वो 280 पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये खुद एब्जॉर्ब नहीं करता, बट इसने क्या किया, इस बेंजीन का जो यूवी रेडिएशन एब्जॉर्प्शन है उसको इफेक्ट कर दिया। तो उसको इफेक्ट कर दिया, ये किसका काम कर रहा है, ऑक्सोक्रोम का काम कर रहा है। यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ऑक्सोक्रोम का यहाँ पे ये काम करता है। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये नहीं हम क्रोमोफोर बोलते, जैसे कोई मिथाइल ग्रुप होगा वो भी एक क्रोमोफोर का ही काम करेगा। ठीक है, तो ये ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर की डेफिनेशन हो गई। फिर हम देखते हैं कुछ एक चीजें देखते हैं। एक तो जो सिंपल डेफिनेशंस है, जो शिफ्ट्स होते हैं इन एब्जॉर्प्शन बैंड में, जो ऑक्सोक्रोम्स के कारण जो शिफ्ट्स आते हैं, जो ऑक्सोक्रोम्स के कारण जो शिफ्ट्स आते हैं, वो शिफ्ट कौन कौन से होंगे। ये शिफ्ट दो तरीके से हो सकते हैं कि ये यदि मैं यहाँ पे ये लैम्डा मैक्स मान लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, यदि लैम्डा मैक्स की वैल्यू इधर इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो उसे हम बोलेंगे बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। रेड शिफ्ट भी जिसे हम नाम देते हैं। ठीक है, यदि ये डिक्रीज हो रही है, ये वैल्यू यदि डिक्रीज हो रही है इस साइड, तो उसे हम बोलते हैं हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट।
और इस आइसोक्रोमिक शिफ्ट को लेस वेवलेंथ की तरफ जा रही है, तो लेस वेवलेंथ है वो ब्लू होता है, तो इसे हम ब्लू साइड में बोल देते हैं, तो इसे ब्लू रेडिएशन की तरफ शिफ्ट है, तो इसे बोल देते हैं ब्लू शिफ्ट। जैसे रेड की ज्यादा होती है वेवलेंथ और जो ब्लू की है वो कम होती है, तो इंक्रीज हो रही है तो वो रेड शिफ्ट हो गया, और जो डिक्रीज हो रही है वो। और दूसरा इनकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मतलब जो एप्सिलॉन की जो वैल्यू है ना यहाँ पे, यदि वो इंक्रीज हो रही है तो उसे हम बोलेंगे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और यदि ये इंटेंसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो इसे हम बोलेंगे हाइपोक्रोमिक। तो ये हाइपर और हाइपो इंटेंसिटी से रिलेटेड हो गए ना। तो ये इनकी डेफिनेशंस हैं कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होगा, जो वेवलेंथ लैम्डा मैक्स है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये इंक्रीज किस कारण होता है, मेनली ऑक्सोक्रोम के कारण मान लो, या फिर जब हम कॉन्जुगेशन इंक्रीज करते हैं, ये हम नेक्स्ट इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा कि कॉन्जुगेशन ऑक्सोक्रोम के कारण किस तरीके से बैथोक्रोमिक शिफ्ट ऑब्जर्व होता है। तो ये लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये कॉन्जुगेशन इंक्रीज करने से भी इंक्रीज हो जाता है। जैसे मैं यदि आपने पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो वहां से हम ये देखते हैं कि ये इथाइलिन का यदि मैं बनाऊं एनर्जी लेवल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं इथाइलिन का, और वहीं यदि मैं ब्यूटाडाइइन का बनाऊं, तो ये जो ट्रांजिशंस है, ये गैप है, कॉन्जुगेशन जो बढ़ेगा इसके अंदर, जैसे ये हो गया और ये हो गया, जब कॉन्जुगेशन इंक्रीज होती है तो जो ट्रांजिशन एनर्जी है वो डिक्रीज होती है, और इसी ट्रांजिशन एनर्जी के कारण जो लैम्डा की वैल्यू है, यदि डेल्टा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, जब ये ई कम होगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। तो जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ाते हैं तो ये जो गैप है वो डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होने से लैम्डा की वैल्यू है वो क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ठीक है, और दूसरा ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो गया। हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट है वो क्या होगा, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। ये मेनली किसके कारण होता है, ये मेनली होता है या तो हम क्या करते हैं कॉन्जुगेशन रिमूव कर दें, या तो करते हैं हम कॉन्जुगेशन रिमूव कर दें, या फिर हम क्या कर दें सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज कर दें, सॉल्वेंट के इफेक्ट के कारण। मेन इन्हीं चीजों के कारण होता है। सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज करने का मतलब क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट को चेंज कर दे। जैसे मान लो जैसे ये एनिलीन है, अभी मैंने पीछे लिखा था जो एनिलीन है वो 280 नैनोमीटर के ऊपर एब्जॉर्ब करता है, 280 नैनोमीटर। तो अभी हम सॉल्वेंट इफेक्ट भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक और सॉल्वेंट इफेक्ट ही रहेगा कि ट्रांजिशन पे सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट आएगा। तो ये एनिलीन हो गया। तो इस एनिलीन में को यदि मैं एसिडिक मीडियम, तो एनिलीन में क्या है, मेनली कौन सी ट्रांजिशन होती है इसके अंदर, एनिलीन पे जो ट्रांजिशन होगी इसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे ये पाई सिस्टम है। तो एनिलीन के अंदर जो ट्रांजिशन होती है वो होती है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो एनिलीन के अंदर जो ट्रांजिशन होती है वो होती है एन टू पाई स्टार। और यदि इसका सॉल्वेंट एसिडिक कर दिया जाए, एसिडिक कर दिया जाए, तो एसिडिक करने से क्या होगा, इसको हम एच आइन देंगे, जो इसके ये लोन पेयर है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एच आइन को चले जाएंगे। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, दो चीजें बोल सकते हो कि जो ये एन इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे जो ये एन इलेक्ट्रॉन पहले यहां पे फ्री थे, वो एन इलेक्ट्रॉन अब फ्री नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन के लिए अवेलेबल नहीं है।
पहले यहाँ पे फ्री थे तो n से पाई स्टार ट्रांजिशन हो रही थी। अब ये इलेक्ट्रॉन हो गए तो आप या तो आप ये बोलो कि ये अवेलेबल नहीं है, दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि जब ये यहाँ पे बॉन्डिंग में यूज हो जाएंगे तो जो n ऑर्बिटल की एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी, n ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो ट्रांजिशन एनर्जी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे बैथोक्रोमिक शिफ्ट आया था बेंजीन से एलिन, वो इसके कारण आया था। अब ये अवेलेबल नहीं है, तो अवेलेबल नहीं है तो इसके अंदर कौन सी ट्रांजिशन होगी, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगी, ये बोल लेंगे। तो इस कारण ये क्या होता है, जब डेल्टा ई है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो डेल्टा ई इंक्रीज होने से लैम्डा मैक्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। इसके कारण सॉल्वेंट को चेंज करने के कारण तो एसिडिक, ठीक है। तो ये हो गया और ये दोनों हो गए, तो इसका एग्जांपल भी अच्छा था। तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया, ठीक है, कि किस मीडियम में ये जो एनिलीन है वो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट दिखाएगा, एसिडिक में, बेसिक में, प्रोटिक या फिर एप्रोटिक। ये भी पोलर दो टाइप की होगी, प्रोटिक और एप्रोटिक। तो यहाँ पे जो प्रोटिक होगा जो एचाइन दे रहा है और एप्रोटिक होगा जो एचाइन नहीं दे रहा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम प्रोटोनेशन की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है काफी अच्छा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेंसिटी के बेस पे। तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट की अगर हम बात करें तो ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट के साथ ही होता है। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है ये, इसमें क्या होता है, अब लैम्डा मैक्स चेंज नहीं होता, यहाँ पे चेंज होती है, इंटेंसिटी भी चेंज हो जाती है, इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। जहां पे इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी वो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट के कारण क्या होता है, एक चीज देखो, बैथोक्रोमिक शिफ्ट से होता है तो डेल्टा ई है ना ट्रांजिशन की, वो डिक्रीज हो जाती है। जब जहां पे ट्रांजिशन एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होती है तो ट्रांजिशन एनर्जी यदि लेस होगी तो उसके कारण क्या होगा, जो ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी ना। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इंटेंसिटी का मतलब यही होता है कि कितनी ज्यादा ट्रांजिशन हो रही है, जितनी ज्यादा ट्रांजिशन होगी उतना ही ज्यादा वो बैंड है वो इंटेंस आएगा, ठीक है। और फिर आता है आपका हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ये होता है इंटेंसिटी में, हाइपो तो उसका वेवलेंथ का डिक्रीज होना हो गया, ये आता है इंटेंसिटी का डिक्रीज होना। अब इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है वो किस कारण से हो सकती है, ट्रांजिशन एनर्जी बढ़ जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए जिसके कारण जो कॉन्जुगेशन ना रहे, जो ट्रांजिशन पॉसिबल ना हो, कुछ ऐसा हो जाए। तो जैसे देखो एग्जांपल लेके चलते हैं हम, बाइफिनाइल का लेके चलते हैं एग्जांपल। तो बाइफिनाइल में क्या होता है, जैसे हमने ये दो रिंग बना ली, ये बाइफिनाइल है, तो ये बाइफिनाइल अभी तक कॉन्जुगेशन में है, ये एरोमेटिक है, प्लेनर है। ये क्या है, एरोमेटिक है, तो ये प्लेनर है, एरोमेटिक है। तो इसके अंदर ट्रांजिशन है ना वो काफी इजी हो जाएगी, काफी आसानी से ट्रांजिशन होगी। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन की जो वैल्यू है इसकी, वो लगभग आएगा आपका 19,000 के आसपास आता है। तो एप्सिलॉन मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो, जैसे ही इसे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप जब लगा देते हैं तो यहां से क्या चीज क्रिएट होगी, इन दोनों के कारण रिपल्सन होगी और तो रिंग डिस्टोर्शन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिंग डिस्टोर्शन। ये रिंग है ना, ये मतलब प्लेनर नहीं रहेगी क्योंकि CH3 के बीच जो रिपल्सन है वो काफी होगी। तो इस CH3 रिपल्सन के कारण ये रिंग है वो क्या नहीं रहेगी, एरोमेटिक नहीं रहेगी।
एरोमेटिक नहीं रहेगी, किसके कारण? प्लेनर नहीं रहेगी, रिपल्सन के कारण दोनों रिपल्सन होगी, तो ये एक प्लेन से बाहर और एक प्लेन के ऊपर नीचे हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो जब प्लेनरिटी नहीं रही, जब एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, तो मतलब कॉन्जुगेशन भी खत्म हो गया, ये चीज होगी ना, क्योंकि एरोमेटिक होगा प्लेनर कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन को भी एक तरीके से इफेक्ट कर रहा है। तो इस केस में यहाँ पे ट्रांजिशन एनर्जी भी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगा तो जो एप्सिलॉन की वैल्यू इसके लिए लगभग 8 जाके आसपास आएगी, ठीक है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू काफी कम आएगी, तो यहाँ पे ये 252 नैनोमीटर के आसपास ट्रांजिशन शो करता है, और ये लगभग 276 के आसपास शो करता है, और इसकी जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो काफी कम हो जाएगी, 8 जाके आसपास आ जाएगी, ठीक है। तो ये है इसका, ये अभी सारा शिफ्ट्स के बारे में है। सोलवेंट इफेक्ट का सीधा सा मतलब यहां से हम ये चीज लिखेंगे कि जो पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं ना इनकी सोलवेंट की, उनकी बात करते हैं कि सोलवेंट की पोलैरिटी चेंज का क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो इफेक्ट करता भी है और नहीं करता। जैसे सबसे पहले एग्जांपल लेके चलते हैं पाई से पाई स्टार की ट्रांजिशन। यदि ये ट्रांजिशन यदि नॉर्मल एल्कीन्स के अंदर है, जो नॉर्मल एल्कीन्स है वो नॉन पोलर होते हैं, क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर होने के कारण क्या चीज होगी, जो ये पोलैरिटी है वो इस इनकी ट्रांजिशंस को इफेक्ट नहीं करेगी, जो पोलैरिटी है वो इनकी ट्रांजिशंस को इफेक्ट नहीं करेगी। और वहीं पे यदि मॉलिक्यूलर पोलर आ जाए, जैसे सी, तो इसके अंदर पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन भी होती है और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होती है। तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन अलग होती है और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन से वो अलग होती है। यहाँ पे क्या होगा, ये पोलर होता है नेचर में, तो ये पोलर होता है, तो इससे क्या होता है कि जो इसकी एक्साइटेड स्टेट है ना, वो क्या हो जाती है, तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर है ना, जो इसकी एक्साइटेड स्टेट है वो क्या हो जाती है, ज्यादा स्टेबल हो जाती है, क्योंकि ये पोलर है। तो पोलर के साथ, क्योंकि एक्साइटेशन से क्या होगा, तो सीओ मॉलिक्यूल की जो पोलैरिटी है वो इंक्रीज होगी। तो एक्साइटेड स्टेट से जो पोलैरिटी इंक्रीज होगी, तो पोलर के अंदर ज्यादा अच्छे से रहेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है पोलर सॉल्वेंट के अंदर। तो पोलर क्या हुआ, मतलब ये इसकी ग्राउंड स्टेट ले ली मैंने, ये एक्साइटेड स्टेट है। तो जैसे ही इसके अंदर पोलर सॉल्वेंट डालेंगे तो क्या चीज होगी, इसकी एनर्जी में फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो ये एक्साइटेड स्टेट वाली एनर्जी है ये स्टेबल हो जाएगी। एक्साइटेड स्टेट वाली एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। तो एनर्जी स्टेबल होने से जो ये ट्रांजिशन एनर्जी है ये क्या हो जाएगी, डेल्टा ई है वो डिक्रीज होगा, डेल्टा ई है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और डेल्टा ई डिक्रीज होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, लैम्डा मैक्स है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि इसकी ट्रांजिशंस में जो पोलैरिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है कि यहां से बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा, ठीक है। तो वहीं पे यदि मैं बात कर दूं इसके अंदर जो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो, क्या हो, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन यदि इसके अंदर हो रही है तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो उसमें क्या फर्क पड़ता है, उसमें ये फर्क पड़ेगा, ये पाई से पाई स्टार, ये एन है, ये इलेक्ट्रॉन है। हमने यदि पोलर ले लिया तो ये इलेक्ट्रॉन मतलब इस एन ऑर्बिटल के अंदर नहीं रहेंगे। यदि पोलर मान लो कोई ऐसा आ गया जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला आ गया, एच बनाने वाला, ये इलेक्ट्रॉन है वहां, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो क्या होगा, जो एन ऑर्बिटल की एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे तो इसकी एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो डिक्रीज होने का मतलब यहाँ पे जो ये एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
तो इस केस में एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन की अगर बात करूं मैं, तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में पोलैरिटी के साथ जो डेल्टा ई है वो इंक्रीज हो रहा है। तो डेल्टा ई इंक्रीज हो रहा है तो लैम्डा मैक्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा मैक्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो लैम्डा मैक्स डिक्रीज होने से क्या चीज होगी, किससे क्या बोलते हैं उसे, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। तो मतलब ये भी एक क्वेश्चन है कि सीओ की जो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन है और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, ये पोलैरिटी के साथ इसमें होता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट और इसका होता है हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है पोलैरिटी इंक्रीज करने से। तो फिर सिमिलर वे से यदि हम देखें तो एन टू सिग्मा स्टार देखते हैं ट्रांजिशन। सो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में क्या होगा, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से आर ओ एच हो गया, एल्कोहल हो गया, आर एन एच टू हो गया। तो यहां पे किसका फर्क पड़ेगा, यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यदि ऐसे हैं सॉल्वेंट की जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना पॉसिबल है, कहां पे, यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने वाला यानी कि प्रोटिक सॉल्वेंट की, तो प्रोटिक सॉल्वेंट से क्या चीज होगी, सेम वही चीज होगा, ये एन ऑर्बिटल आ गया, यहाँ पे सिग्मा स्टार लिख दिया मैंने। प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो जो एन वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकलेंगे एन ऑर्बिटल में से, तो जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मतलब ये जो एन ऑर्बिटल है ना वो मोर स्टेबल हो जाते हैं जब इनके इलेक्ट्रॉन है वो यहां से बाहर निकल जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो डेल्टा ई है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो डेल्टा ई इंक्रीज, तो एन टू सिग्मा स्टार प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी के केस में ये क्या होता है, हाइप्सोक्रोमिक, लैम्डा मैक्स डिक्रीज होगा। तो इसके कारण ये क्या होता है, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट शो करता है। तो ये है सॉल्वेंट का इफेक्ट। तो डिफरेंट ट्रांजिशन के ऊपर डिफरेंट तरीके से सॉल्वेंट का इफेक्ट होता है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से कॉन्जुगेशंस और ऑक्सोक्रोम्स होते हैं, वो किस तरीके से बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है उनके कारण, कि कॉन्जुगेशन इंक्रीज होने के कारण जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट है वो कैसे होता है। और फिर हम जो अपना वुडवर्ड फिशर रूल है जहाँ से हम लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे।